हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एपात्र फिजिक्स। इसमें हम आप लोग को मदद करने की कोशिश करेंगे एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ एक कंप्लीट क्लास नोट, 100% सिलेबस कवरेज। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें एक सीरीज ए सेकंड 2A हम आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सीरियली आपको मिलते जाएगा और आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो मेरा ख्याल से ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट भी मिल जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं और रेगुलर अपडेट के लिए आप ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज इस सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर। आज हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई ई से लिखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए उससे पहले हम लोग जो चाहिए एरिया वेक्टर की कॉन्सेप्ट चाहिए। एरिया इज कंसिडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को हम लोग लोअर क्लास में स्केलर मान के चले, लेकिन एरिया को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी हुआ दैट मींस इट हैज वन डायरेक्शन आल्सो। ये डायरेक्शन किधर लेंगे? ऑलवेज एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये हम लोग स्टैंडर्ड 11 में भी देख चुके थे। ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट में इसका डिस्कशन हुआ था। थोड़ा बहुत हम रिपीट कर लेते हैं इसको आइडिया को। अब फिगर डायग्राम देखो, इसमें ओ ए बी सी वन स्क्वायर and each side of this square is a. This square is placed in the xy plane. अगर ये xy प्लेन में है तो इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा z एक्सिस। तो ए वन एरिया वेक्टर ओ ए क्रॉस ओ सी, ओ ए क्रॉस ओ सी हम लोग क्रॉस कर रहे हो एंटीक्लॉकवाइज ऑर्डर में। तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा चाहे डायरेक्शन होगा दैट विल बी द आउटवर्ड्स अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस। तो हम लोग a1 के बारे में लिखेंगे a स्क्वायर इंटू के कैप। लेकिन अगर आप लिखते हैं ओ सी क्रॉस ओ ए, तब आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस के कैप, क्योंकि तब एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आप क्रॉस किए हैं। तो ये भी एरिया वेक्टर, वो भी एरिया वेक्टर। इसमें भी एक एरिया वेक्टर, एक सर्कुलर एरिया, एक्स वाई प्लेन। ये सब 2 डायमेंशनल एरिया की बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशनल फिगर की एरिया की बात कर रहा हूँ। तो एरिया इसमें पाई आर स्क्वायर इंटू के कैप, और पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस के कैप भी ले सकता हूँ। तो ये सब केस में क्या था ना, एक रूल था। अगर ये जो सर्कल जो देख रहे हैं, अगर एक कोई पॉइंट का लोकस which is moving in the xy plane and enclose this circular surface area, अगर उसका मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज तो हम लोग अपवर्ड लेते हैं। और जो पॉइंट जो जिसका लोकस से सर्कल बन गया है, अगर इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है तो डाउनवर्ड्स होगा, दैट मीन्स माइनस जेड एक्सिस बराबर होगा। ये आइडिया हम लोग ऑलरेडी था। जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में हम लोग लेते थे आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, पॉजिटिव जेड और पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव जेड, ये सब हम लोग लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। लेकिन हम लोग जो गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हम लोग करेंगे, तो उसमें हम लोग 3D सरफेस एरिया लेंगे, क्लोज सरफेस एरिया लेंगे, नॉट 2 डायमेंशनल। यहाँ भी एक अनदर एग्जांपल ऑफ द 2 डायमेंशनल्स। इसमें एक्स जेड प्लेन में है तो उसका यूनिट वेक्टर होगा अलोंग द y एक्सिस, दैट मीन्स जे कैप। अभी ये हम लोग अपवर्ड्स लेंगे ना डाउनवर्ड्स लेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। क्लॉकवाइज ऑर्डर में ना एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये पुराना बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड 12 में जहाँ 3D सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया की बात करेंगे, इसमें हम लोग ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर लेंगे। इसके लिए फिगर डायग्राम देखिए, सिलिंड्रिकल सरफेस, देयर आर 2 प्लेन सरफेसेस एंड 1 कर्व सरफेस। The area vector of the 2 plane surface obviously
परपेंडिकुलर टू दिस, अलोंग दिस, अनदर इज अलोंग दिस। लेकिन जब कर्व सरफेस की बात आएगा तो आउटवर्ड्स लेंगे और परपेंडिकुलर लेंगे। एक क्यूब, इसमें ईच एंड एवरी एरिया वेक्टर डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो कभी होगा आउटवर्ड्स लेंगे हम लोग और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिया जाएगा। एक स्फेरिकल सरफेस, तो कोई पॉइंट में एरिया वेक्टर की बात हम लोग सोचते हैं, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस एंड आउटवर्ड्स, ऑब्वियसली आउटवर्ड्स। तो क्या डिफरेंस हम लोग देखें, 2D में कुछ बात कंसीडर करना पड़ता है। ये जो सरफेस एरिया एनक्लोज किया गया है, कोई एक पॉइंट का लोकस हो सकता है, और वो क्लॉकवाइज घूम के चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम के वो एरिया बना रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग उसका डायरेक्शन लेते हैं। हम लोग यहाँ पर भी लेंगे, 12 में बाद में लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसको मैग्नेटिक मोमेंट की बात आएगा तो हम लोग कैसे ही सेंस लेंगे। लेकिन इन गॉसेस थ्योरम हम लोग लेंगे आउटवर्ड्स नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर्स। इसके बाद हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बारे में, क्योंकि एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3 एक साथ में जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया और एसोसिएटेड टू एनी एरिया in an electric field is a measure of the number of electric field lines crossing this area। मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड लाइन जा रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, एसोसिएटेड टू दैट एरिया और पासिंग थ्रू दैट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन आप लोग को मिल चुका है पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक दूसरा डेफिनेशन है फील्ड लाइन से, जिसको हम लोग फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया placed normal to the field at a point is a measure of strength of electric field E at that point। मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मेजरमेंट हम लोग फील्ड लाइन से भी करते हैं। इसमें फील्ड लाइंस का डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगा, हम बताएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा है। जहाँ कम होगा फील्ड लाइंस और दूर दूर में फील्ड लाइंस होगा, तो हम लोग वहाँ पर इंटेंसिटी कम है। तो उसका मेजरमेंट कैसे होता है, ना फ्लक्स डेंसिटी इसको बुलाते हैं, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया when the area is perpendicular to the field lines। अगर उस कॉन्सेप्ट से देखा जाए, फ्लक्स हम लोग निकल सकता हूँ। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ये लिए हैं, और एक एरिया देख रहा हूँ, सरफेस एरिया। नाउ एरिया इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन का परपेंडिकुलर है। अभी देख रहा हूँ टोटल फील्ड लाइंस दे आर पासिंग थ्रू दिस। परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जब सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो एरिया वेक्टर पैरेलल होता है, दैट मींस थीटा इज 0 डिग्री। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सरफेस का साथ एंगल ना एरिया वेक्टर का साथ एंगल, ये दोनों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर, लेकिन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले रहा हूँ। क्यों, ना एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देयरफॉर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दीज आर पैरेलल टू द सरफेस। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा थीटा एंगल में बेंड कराते हैं, टिल्ट करते हैं। अभी देखिए, पहले जितना फील्ड लाइन जा रहा था अभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ना इफेक्टिव एरिया अभी कम हो गया। अभी क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, जो फील्ड लाइन से अभी कम जा रहा है, दैट मीन्स कितना फील्ड लाइन से एसोसिएटेड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव पोजीशन, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी इसको थीटा एंगल में घुमा दिया गया, तो एरिया वेक्टर देयर आल्सो बेंट विथ थीटा एंगल, मतलब जो उसका साथ परपेंडिकुलर था वो भी थीटा एंगल में बेंट हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एरिया एंड ओरिएंटेशन, कितना बड़ा सरफेस है और कैसे रखा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, डेल्टा फाई इक्वल ई डॉट डेल्टा एस, if the area is the delta s dot product e ds cos of theta। ये cos of theta होता है क्या चीज, ना एक टाइप का प्रोजेक्शन होता है। इस एरिया का परपेंडिकुलर बराबर, मतलब ये जो सरफेस एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर बराबर, इसका प्रोजेक्शन कितना होगा,
ना A cos of theta होगा। दैट इज द इफेक्टिव एरिया नाउ व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, मतलब सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग इसे डॉट प्रोडक्ट से बोलते हैं। ये याद रखोगे, डॉट प्रोडक्ट को बार बार हम लोग यूज करेंगे इसको। तो डी फाई और डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, दैट इज ईटीएस कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो हम लोग इस ढंग से सोच सकता हूँ, ये डेल्टा फाई क्या हुआ ना, E into delta is cos of theta, that is E times of the projection of the area normal to the E। अदरवाइज हम लोग कैसे भी सोच सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कंपोनेंट अलोंग द एरिया वेक्टर कितना है, दैट इज E cos of theta, दैट E cos of theta into delta is, वो भी लिख सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ द E वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द एरिया। अभी एक फिगर डायग्राम देखिए यहाँ पर, द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द E, इसमें थीटा कितना होगा 0 डिग्री। फिर हम बता रहा हूँ सरफेस वन परपेंडिकुलर, देन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, तो थीटा 0 डिग्री, उस टाइम फ्लक्स होगा मैक्सिमम। लेकिन अगर हम लोग इस सरफेस एरिया इन दिस वे रखते हैं जिसमें एरिया वेक्टर का पी का एंगल 90 डिग्री, तो हम लोग देख रहा हूँ एक भी फील्ड लाइन इसका थ्रू नहीं जा रहा है। मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे ई डॉट ए दैट इज ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, दैट इज द 0। इसमें जो थीटा एंगल हम लोग ले रहा हूँ दैट इज एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। थीटा एंगल जहां हम लोग यूज कर रहा हूँ दैट इज एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द ई वेक्टर, नॉट द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द ई वेक्टर। ये जो हम लोग लिखने का डिफरेंट स्टाइल में लिखते हैं, डेल्टा फाई लिखते हैं तो भी सही है, फाई भी लिखते हैं ई डॉट ए दैट इज ई ए कॉस ऑफ थीटा, वो भी सही है। डी फाई लिखते हैं ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो बात होता है जो सर हम कभी ऐसा लिखते हैं कभी ऐसा लिखते हैं, क्यों ये ऑलवेज हम नहीं लिख सकता हूँ। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो थ्रू आउट द होल सरफेस एरिया, जो एरिया है उसके साथ कहीं भी कोई पॉइंट में ई की वैल्यू सेम हो तो हम ये लिख सकता हूँ। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है, तो हम लोग वेरी स्मॉल सरफेस एरिया लेना पड़ता है, हम लोग उसमें एज्यूम कर लेते हैं फॉर दिस वेरी स्मॉल सरफेस एरिया द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम, देयरफॉर वी कैन राइट दिस इक्वेशंस। इसलिए मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं एशिया टाइप, देखोगे एशिया टाइप हम लोग इक्वेशन ज्यादा यूज करेंगे, क्यों हम लोग यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे तो थ्रू आउट द होल सरफेस एरिया डेल्टा एस और एरिया ए सब पॉइंट में ई के वैल्यू सेम होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो वेरी वेरी स्मॉल सरफेस एरिया लेना पड़ता है। यूनिट क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा का तो यूनिट है नहीं। ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम इन एसआई सिस्टम, डीएस हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इट इज द एसआई सिस्टम। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ना, फाई ई, हम लोग देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा ना, इसमें न्यूटन पर कूलम, न्यूटन के लिए एम एल टी माइनस टू मतलब फोर्स का, इंटू मीटर स्क्वायर के लिए कितना हुआ, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, और सी हो गया है नीचे ए टी ऊपर जाएगा तो -1, तो अल्टीमेटली हुआ कितना एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए -1। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जाम के लिए जरूरत है, पूछा जाता है। अनदर एक इंटरेस्टिंग यूनिट मिलता है हम लोग को, यहाँ पर लिखे थे वोल्ट, दिस इज द न्यूटन पर कूलम, दैट कैन बी रिटन इन दिस वे वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर, तो वोल्ट मीटर और वोल्ट इंटू मीटर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं, और बहुत जगह पर हम लोग वोल्ट इंटू मीटर भी लिखते हैं। ये सुनने में देखने में दोनों ही अच्छा लगता है, वोल्ट इंटू मीटर। अभी बात ये होता है जो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर ना वेक्टर, इलेक्ट्रिक का जबकि हम लोग यहाँ पे एरो साइन दे रहा हूँ तो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो भी, मतलब हम एरो दे रहा हूँ बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसका क्या पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स से जीरो फ्लक्स हो सकता है, फ्लक्स क्या ओनली पॉजिटिव होगा ना, फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। नेट फ्लक्स की बात अलग होता है, सब स्केलर अलजेब्रा जो है ना ऐड करेंगे तो नेट फ्लक्स मिल जाएगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं, लेट अस सपोज इट इज वन क्लोज सरफेस, और कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दिए हैं एक क्लोज सरफेस, तो इसमें सरफेस में हम यहाँ पर 4 को फील्ड लाइंस ड्रॉ किए, इधर से एंट्री हो रहा है और इधर से निकल के बाहर जा रहा है। यहाँ पर एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स, आप देख सकते हैं जहाँ अंदर में घुस रहे हैं यहाँ अंदर घुस रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया लेफ्ट टू राइट,
but area vector is perpendicular to the surface area. This angle theta, angle between the ds vector and e vector, ये थीटा का एंगल जहाँ एंट्री होता है अंदर में घुसता है, इनवर्ड्स मूवमेंट होता है, ये थीटा का जो वैल्यू मिलेगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसमें तो 180 डिग्री हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री तक होता है, तो उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इसमें ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली आ जाता है, जितना इनवर्ड्स फ्लक्स होता है टुवर्ड्स एनी क्लोज सरफेस, दीज आर द नेगेटिव फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स होता है पॉजिटिव फ्लक्स। क्यों? इसमें जो एंगल ds वेक्टर के साथ ई, कोई भी पॉइंट में आउटवर्ड जो फ्लक्स होता है आइदर 0 डिग्री होता है, नहीं तो एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। तो हम जब कॉस ऑफ थीटा की बात करते हैं फ्लक्स में, तो जब एक्यूट एंगल होता है मतलब लेस देन 90 डिग्री होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स होता है पॉजिटिव फ्लक्स, तो इनवर्ड फ्लक्स हो गया नेगेटिव फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स इज द पॉजिटिव फ्लक्स। इसे डायरेक्ट बोला जाता है इनवर्ड फ्लक्स, कोई इनकमिंग जितना फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव फ्लक्स होता है, आउटगोइंग फ्लक्स होता है, सॉरी, इनकमिंग फ्लक्स होता है नेगेटिव फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स होता है पॉजिटिव फ्लक्स। इसका एक मैथमेटिकल सपोर्ट यही है, जहां भी इनकमिंग फ्लक्स होगा, जहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो एरिया वेक्टर होता है उसके साथ जो एंगल बनाता है, ए सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, दैट मींस cos थीटा अपने आप नेगेटिव, जब बाहर निकल के जाता है तो उसमें थीटा का वैल्यू 0 डिग्री टू 90 डिग्री बीच में होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है ना, cos ऑफ थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो थीटा एंगल बिटवीन द ds and this, तो फॉर द इनकमिंग फ्लक्स d phi equal to e dot ds, and where theta is equal to, that means e ds cos of theta, where theta is equal to इनकमिंग के लिए क्या होता है ना, इसका वैल्यू को बीच में होता है तो कितना होगा, तो नेगेटिव होता है, तो फ्लक्स भी नेगेटिव होता है। और आउटगोइंग के लिए कितना होता है, आउटगोइंग फ्लक्स होता है कोई सरफेस का साथ जो एरिया वेक्टर, उससे जो ई वेक्टर का जो एंगल थीटा होता है वो एक्यूट एंगल होता है, तो उसमें cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव होता है, तो अपने आप पॉजिटिव होता है। इसमें एक देखिए, इसमें प्लस चार्ज एक रखा गया यहाँ पर, एक तो इसमें एक कोई स्फेरिकल क्लोज सरफेस के हम कंसीडर करें, तो इसमें जो हेडलाइंस जो होता है ना, वो आउटवर्ड्स रेडियली आउटवर्ड्स होता है। रेडियली आउटवर्ड्स होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स की हम बात करेंगे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें नेगेटिव के लिए जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स होगा, अभी ऐसा ही एक स्फेरिकल सरफेस ले लें तो इनकमिंग फ्लक्स होगा, ऑल दीज आर नेगेटिव फ्लक्स। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर जो फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, फ्लक्स में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो यहाँ पर एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तीन का जो रिलेशनशिप होता है, तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, और फाई इक्वल टू ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, इज द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका जो एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट है एग्जाम पर्पस के लिए। और इसका तो इसके बाद जो हम लोग गॉसेस थ्योरम का प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गॉसेस थ्योरम देखोगे, टोटल फ्लक्स कितना एक कूलम से निकल के वो भी हम निकाल सकेंगे। उसके बाद गॉसेस थ्योरम का बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट इन ऑल केसेस जहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आएगा तो साथ साथ एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और ये जो यूनिट है हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसको समझने के लिए ये एबीसीडी जैसा इतने बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इतना इलेक्ट्रिक क्लास का एक कॉन्सेप्ट लिए हैं, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखो, वहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना होगा। ऐसा नहीं एक 1 कूलम चार्ज के लिए फ्लक्स इन्फिनिटी होता है, चाहे q कूलम चार्ज के लिए कितना फ्लक्स होगा, कितना फील्ड लाइंस होगा, वो हम लोग निकालेंगे सेकंड वीडियो में। साथ साथ हम गॉसेस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे, गॉसेस थ्योरम निकालेंगे। तो आज जो है हम इसी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिकली जो इतना वीडियो अपलोड होते जाएगा आपको मिलते जाएगा, और एक के बाद एक सीरीज में है, आप सब देखते रहो, तो मेरा ख्याल से आपका आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ ये जो क्लास नोट है हैंड रिटन, ये भी आपको मिलते जाएगा। आज हम यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, बाय।